11 बज गए हैं, वक्त हो गया है खबरों की डबल डोज 1 और 11 का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाकर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवा। और हर रोज की तरह कोरोना के आंकड़े आपको दिखाएंगे, किस तरीके से आपको बताएंगे कदम बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के आंकड़ों के। देश भर में कोरोना के केस तेजी से रफ्तार पकड़ रहे हैं। 1 और 11 में कोरोना के कोहराम पर पूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। हम आपको दिखाएंगे आंकड़ा कहां तक पहुंचा है, ग्राउंड जीरो पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इस पर पूरी बात होगी। कोरोना से जंग में लेकिन केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच भी सियासत शुरू हो गई है। और साथ ही आपको दिखाएंगे दिल्ली के अस्पतालों में पर्याप्त बेड के सीएम केजरीवाल के दावे का आखिरकार सच क्या है। कैसे एक बुजुर्ग इलाज के लिए दर दर भटकता रहा और आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। दिल्ली में कोरोना के केस बेतहाशा बढ़ रहे हैं तो पाबंदी में छूट भी है। आपको दिखाएंगे दिल्ली में एक पार्क खुला तो कैसे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार कैसे इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को लागू किया जाए। बात होगी यूपी के प्रतापगढ़ से भीषण हादसे की भी, 9 लोगों की इसमें जान चली गई है। दिल दहला देने वाली वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे 1 और 11 में। यूपी के ही थाने के थाना अध्यक्ष की शाही विदाई का समारोह हुआ है। आप देखिए यहाँ पर कैसे नियम कायदों को ताक पर रख दिया गया। शुरुआत लेकिन करते हैं 100 खबरों के साथ। यूपी के प्रतापगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा, 9 लोगों की मौत। लखनऊ वाराणसी हाईवे पर हादसा, स्कॉर्पियो और कंटेनर में आमने सामने की हुई टक्कर। हादसा इतना जबरदस्त था कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए। कंटेनर में धंसी स्कॉर्पियो को क्रेन से खींचकर बाहर निकाला गया। राजस्थान से बिहार के भोजपुर जा रहे थे लोग, घायलों में से एक की हालत गंभीर। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल के बाहर तड़पता दिखा एक बीमार, कोरोना हॉस्पिटल का नियम बना मरीज के गले की फांस। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव होने के बाद भी मरीज को अस्पताल में नहीं मिली एंट्री। कोरोना के टेस्ट पर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच छिड़ा घमासान। आरएमएल अस्पताल की टेस्ट रिपोर्ट को लेकर आरोप प्रत्यारोप। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने आरएमएल में गलत कोरोना जांच के आरोप लगाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने किया खारिज। They are all highly qualified people. कोई किसी पॉजिटिव को नेगेटिव कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है, किसी नेगेटिव को पॉजिटिव कहने का कोई अधिकार आपको नहीं है। केजरीवाल सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का आया था बयान। दिल्ली के आरएमएल में कोरोना जांच पर उठाए थे सवाल। उन्होंने सैंपल लिए थे, एक दिन 94% पॉजिटिव थे। हमने उसके कुछ सैंपल टेस्ट कराए तो 45% नेगेटिव निकले, तो कंट्रोवर्सी तो है। दिल्ली में 24 घंटे में 22 कोरोना मरीजों की गई जान। अब तक 650 लोगों की वायरस ने ली जान। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1359 नए मामले आए सामने। अब तक कुल केस 25,000 के पार। दिल्ली सरकार के निजी अस्पतालों से 3 दिन में मांगा गया जवाब। ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत कितने मरीजों का किया गया इलाज, जवाब नहीं देने पर घोषित किया जाएगा डिफॉल्टर। दिल्ली सरकार ने अस्पतालों के लिए जारी की एसओपी। डॉक्टर और स्पेशलिस्ट 3 घंटे में तय करेंगे मरीज का कैसे हो इलाज। अस्पताल पहुंचने के 1 घंटे के भीतर मरीज को अटेंड किया जाए। उनके खाने पीने और बेड का इंतजाम करने का दिया गया दिशा निर्देश। 6 जून को चीन और भारत के सेना के अफसर करेंगे बैठक। सूत्रों के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों के साथ होगी बातचीत। एलएसी पर जारी तनाव को लेकर होगी बात। बीएमसी कॉम्प्लेक्स में रखी गई है मीटिंग। लद्दाख के पास चीनी सेना की बढ़ती गतिविधियों से बढ़ा तनाव। कूटनीतिक स्तर पर मामले को सुलझाने की कोशिश। कोरोना संकट पर मोदी सरकार का फैसला, मार्च 2021 तक नहीं शुरू होगी कोई नई स्कीम। गरीबों की मदद होगी प्राथमिकता। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घोषित योजनाएं होंगी प्राथमिकता। पाकिस्तान में भारतीय राजनयिक की कार का पीछा कर डराने की कोशिश, घर पर आईएसआई की नजर। इस्लामाबाद में तैनात शीर्ष भारतीय राजनयिक गौरव आलूवालिया को आईएसआई ने किया परेशान। बाइक से उनकी कार का पीछा करता दिखा पाक खुफिया एजेंसी का एजेंट। 2 जून को गौरव आलूवालिया से पाकिस्तान खुफिया एजेंसी के लोगों ने की थी बदसलूकी। उन्हें डराने की कोशिश की गई। पाकिस्तानी जासूसों से कनेक्शन के आरोप में रेलवे के 2 कर्मचारियों से स्पेशल सेल ने की पूछताछ, दोनों को छोड़ा गया। दिल्ली में बड़ौदा हाउस के बाहर रेलवे कर्मचारियों से मिले थे पाकिस्तानी जासूस। सेना के जवानों की रेल यात्राओं की मांगी थी जानकारी। हावड़ा में बीजेपी तृणमूल में आपसी संघर्ष, कई लोग हुए घायल। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, 25,000 का इनामी बदमाश पकड़ा गया। कानपुर में सामने आए 27 नए केस। शहर में अब तक 465 कोरोना के मामले।
दिल्ली में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए ट्रेन में बनाए गए स्पेशल वार्ड 160 बेड वाली ट्रेन शकूर बस्ती स्टेशन पर लगाई गई। लुधियाना में जिम मालिकों का विरोध प्रदर्शन, लॉकडाउन के बाद जिम खोलने की कर रहे हैं मांग। हांसी में पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग, दलित समाज पर टिप्पणी कर फंसे यूवी। आप सांसद संजय सिंह की प्रवासी मजदूरों पर दरियादिली, 180 मजदूरों को फ्लाइट से लेकर पटना पहुंचे। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा ज्ञापन, स्कूल फीस से लेकर किसानों का कर्ज माफ करने की मांग। दिल्ली के करावल नगर में बाइक सवार बदमाशों ने गन पॉइंट पर की लूटपाट, व्यापारी से कैश और आभूषण लूटे। करोलबाग के रेडीमेड गारमेंट्स मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, कंटेनमेंट जोन में होने के बावजूद खुली दुकानें। झारखंड में महसूस किए गए भूकंप के झटके, सुबह 6:55 पर जमशेदपुर में आया भूकंप, 4.7 आंकी गई तीव्रता। कर्नाटक के हम्पी में आया भूकंप, रिक्टर पैमाने पर 4 आंकी गई तीव्रता। राजौरी के कालाकोट इलाके में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़, 1 आतंकवादी ढेर। कालाकोट में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी, भारी मात्रा में असलहा बरामद। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीजफायर, कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तानी रेंजर्स ने की अंधाधुंध फायरिंग। कोल्हापुर में कोरोना वॉरियर सफाई कर्मचारियों की पिटाई, पार्षद पर पीटने का आरोप। दिल्ली की अमर कॉलोनी से मद्रासी गुलेल गैंग के 2 बदमाश गिरफ्तार, मीडिया कर्मियों और डॉक्टर को बनाते थे निशाना। अमेठी में अपराधियों के सिर पर खून सवार, 24 घंटे में दूसरा मर्डर, पुलिस पर उठे सवाल। मेरठ में 2 गुटों में जमकर हुई फायरिंग, कई लोग घायल, तनाव के मद्देनजर भारी पुलिस बल की तैनाती। ईस्ट मिदनापुर में कैश वैन सड़क हादसे का शिकार, 2 की मौत। कोरोना संकट के बीच यूपी के अंबेडकर नगर में थानाध्यक्ष मनोज सिंह के तबादले पर सिंघम अवतार में हुई विदाई, वीडियो हुआ वायरल। थानाध्यक्ष के विदाई जुलूस में काफिले में डायल 112 की गाड़ियों का इस्तेमाल, खुद हंटर जीप में सवार थे थानाध्यक्ष मनोज सिंह। किसी ने नहीं पहना था मास्क, अंबेडकर नगर के बसखारी थाने से मनोज सिंह का जयपुर हुआ था तबादला, रिश्वत लेने को लेकर भी थी शिकायत। बाड़मेर में कोरोना की वजह से बदले नियम, दफ्तर के बाहर लॉबी में जन सुनवाई। मध्य प्रदेश के बड़वानी में कपास के गोदाम में आग, आसपास के इलाकों से भी बुलानी पड़ी दमकल की गाड़ियां। कोरोना काल में यूपी के मुरादाबाद में एक डॉक्टर की सराहनीय पहल, मरीजों को दवा के साथ बांटे तुलसी के पौधे, पर्यावरण सुरक्षा की दी नसीहत। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में शुरू हुई मंदिर खोलने की तैयारी, सरकार की गाइडलाइंस को देखते हुए 8 जून को खोले जाएंगे धार्मिक स्थल। लखनऊ में मस्जिद में भी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बनाए गए ग्रीन मार्क, वजू के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने के लिए टब को किया गया सील, बिना मास्क के नहीं होगी एंट्री। पूरी दुनिया में मनाया गया सालाना पूर्णिमा स्नान महोत्सव, श्रद्धालुओं के नहीं रही मौजूदगी, सिर्फ पुरोहित हुए शामिल। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे आज रायगढ़ जिले का करेंगे दौरा, अलीबाग समेत कई जगहों पर तूफान से हुई तबाही का लेंगे जायजा। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी के मौके पर स्वर्ण मंदिर की बढ़ी सुरक्षा, आने जाने वाले रास्तों पर नाकाबंदी, सादी वर्दी में जवान तैनात। पंचकुला में मनसा देवी मंदिर के खुलने की तैयारी, दर्शन की बारी के लिए हो रही ऑनलाइन बुकिंग। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से की जा रही तैयारी, श्रद्धालुओं में 2 गज की दूरी बनाए रखने के बनाए जा रहे हैं निशान। तिरुपति के मशहूर बालाजी मंदिर में भी 8 जून से शुरू होंगे दर्शन, पुलिस प्रशासन ने लिया तैयारियों का जायजा। कोरोना संकट में ट्रेन वेंडर्स ने निकाला रोजगार का नया तरीका, चाय बिस्किट के बदले बेच रहे हैं मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर। केंद्र सरकार ने जारी किया राज्यों का जीएसटी बकाया, दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 तक का 36,400 करोड़ जारी। और सबसे पहले
पहले 1 और 11 में बात करेंगे किस तरीके से दिल्ली में कोरोना की जो रफ्तार है वो लगातार डरा रही है। सरकार दावे बड़े बड़े कर रही है लेकिन दर्शन छोटे दिख रहे हैं। आरोप ये सरकार पर लग रहे हैं कि दिल्ली के अस्पताल में कोरोना मरीजों की अनदेखी की जा रही है। ऐप जारी कर केजरीवाल सरकार ने दावा किया है कि घर बैठे अस्पताल में खाली बेड का पता चल जाएगा। और आपको याद होगा मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन वहां पहुंचने वाले जो हाल बता रहे हैं वो दावों से बिल्कुल अलग है। देश अनलॉक हो गया, जिंदगी को रफ्तार मिल गई, लेकिन कोरोना की चाल धीमी नहीं पड़ी है। राजधानी दिल्ली में तो रफ्तार डराने वाली है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 1350 से ज्यादा मामले जुड़ गए। एक दिन में 22 मरीज कोरोना की जंग हार भी गए। अब राजधानी में कोरोना के कुल मामले 25,000 के पार हो गए, जबकि मौत का आंकड़ा 650 तक जा पहुंचा। दिल्ली तो देश की राजधानी है। दिल्ली सरकार कोरोना से 4 कदम आगे रहने की बात कर रही है। दावे बड़े बड़े हैं, वर्ल्ड क्लास इलाज की दुहाई दी जा रही है। केजरीवाल सरकार ऐप जारी कर दिल्ली वालों को बता रही है कि उन्हें फोन से पता चल जाएगा कि किस अस्पताल में कितने बेड हैं, कहां मरीज जा सकता है। और ये ऐप आपको ये जानकारी देगा कि दिल्ली के किस अस्पताल में, अगर आपको प्राइवेट में जाना तो इसमें सारे प्राइवेट अस्पतालों की जानकारी भी है, सरकारी अस्पताल में जाना चाहते हैं सरकारी अस्पताल की जानकारी भी है। ये ऐप आपको बताएगा कि दिल्ली के किस अस्पताल में इस वक्त कितने बेड खाली हैं, कितने बेड भरे हुए हैं। सरकार चाहे जितना दावा कर ले, जितनी घोषणा कर ले, अगर जमीन पर उसका अमल ना हो तो कोई मतलब नहीं रह जाता है। दिल्ली के सबसे बड़े हॉस्पिटल में शुमार जीटीबी अस्पताल का हाल कुछ ऐसा ही है। दिल्ली सरकार ने इसे पूरी तरह से कोविड अस्पताल बना दिया है, लेकिन अस्पताल का रवैया बदला नहीं है। पूरी कोशिश यही है कि मरीजों को टरका सके तो टरका दें, भले ही किसी की जान पर क्यों ना आ जाए। जीटीबी हॉस्पिटल के इमरजेंसी गेट के सामने की कुछ तस्वीर दिखाते हैं। इन तस्वीरों में आप स्ट्रेचर पर लेटे हुए एक व्यक्ति को देख सकते हैं। इनकी उम्र 55 से 60 साल के बीच बताई गई है। 4 दिन पहले अचानक इनकी तबीयत बिगड़ी, तेज बुखार आया। दवा लेने के बाद 2 दिन तक ठीक रहे, लेकिन तबीयत फिर गड़बड़ हो गई। कोरोना के लक्षण होने की वजह से उन्हें जीटीबी हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन अस्पताल एंट्री देने को तैयार नहीं। इनकी हालत ऐसी है कि यहाँ पे कोई एडमिट करने को तैयार नहीं है। यहाँ पे डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि बिना हम कोरोना पॉजिटिव अगर जब तक हमारे रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक हम पेशेंट को एडमिट नहीं करेंगे। पर पेशेंट की हालत ऐसी है कि वो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, उनके मुंह से झाग निकल रहा है, बेहोश है, वो खड़े होने की हालत में नहीं है। जीटीबी अस्पताल में 1600 बेड हैं, जिनमें से 1500 बेड को कोविड-19 के संक्रमित मरीजों के लिए रखा गया है। अब संदिग्ध मरीजों के सामने सवाल खड़ा है कि अगर तबीयत बिगड़ती है तो कहां जाएं? ऐसे ही आरोप एलएनजेपी अस्पताल पर भी हैं। अमरप्रीत ने अपने पिता को खो दिया, अब उन्हें डर है कि पूरा परिवार खतरे में न पड़ जाए। एक तरफ दिल्ली में रेलवे कोच को कोविड आइसोलेशन वार्ड बना रही है, अस्पताल में काफी बेड होने का दावा भी कर रही है, लेकिन आरोप लग रहे हैं कि कोरोना के मरीजों और लक्षण वाले लोगों को अस्पताल अनदेखी कर रही है। निखिल लखवाणी के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। देखना ये होगा कि टेस्टिंग का जो विवाद है लगातार दिल्ली में गहरा रहा है। कल दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने एलएनजेपी अस्पताल पर गलत टेस्ट करने का आरोप लगाया, तो वहीं केंद्र ने भी मोर्चा खोल दिया था। और देखना यह भी है कि ये आरोप लगाने वाले कोई और नहीं, खुद स्वास्थ्य मंत्री हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन आमने सामने हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन कह रहे हैं कि टेस्टिंग बढ़ाओ, लेकिन सवाल इस पर ना उठाओ। आरएमएल हॉस्पिटल में देखिएगा, पहली बात तो वो रिपोर्ट ही टाइम से नहीं देते। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन में रिपोर्ट दे रहे हैं। आज 70% लोगों की जो डेथ है वो हॉस्पिटल पहुंचने के 24 घंटे के अंदर हो रही है। कारण कि उन्होंने टेस्ट करा लिया, 5 दिन तक रिपोर्ट नहीं आई, 7 दिन तक रिपोर्ट नहीं आई। तो ये तो बिल्कुल गलत है कि रिपोर्ट तो विदिन 24 आवर्स आनी ही चाहिए। किसी भी टेस्ट जिसका किया गया उसकी 24 घंटे में रिपोर्ट आनी चाहिए। दूसरा, अभी उन्होंने सैंपल लिए थे, एक दिन 94% पॉजिटिव थे। हमने उससे कुछ सैंपल टेस्ट कराए तो 45% नेगेटिव निकले, तो कंट्रोवर्सी तो है। एक दिन में 1,40,000 टेस्ट हम कर रहे हैं, और आज भी दिल्ली में जो हमने
जो डीएसटी के अंदर बायोटेक्नोलॉजी में लैब्स क्रिएट किए, वहाँ पर आज भी सैंपल्स नहीं पहुँच रहे हैं। तो जो सिस्टम के अंदर जो चीज़ें क्रिएटेड हैं, आपको और लैब्स खोलनी है, आप खोल लीजिए, हम उसके लिए सपोर्ट करेंगे आपको, ऐसा नहीं है। बट डोंट ब्लेम जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म्स हैं, रिप्यूटेड मैकेनिज्म्स हैं, और आप जो पैथोलॉजिस्ट जो टेस्ट करते हैं, दे आर ऑल हाईली क्वालिफाइड पीपल। कोई किसी पॉजिटिव को नेगेटिव कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है, किसी नेगेटिव को पॉजिटिव कहने का कोई अधिकार आपको नहीं है। इसलिए वी डोंट वांट टू गेट इनटू दीज कंट्रोवर्सीज, वी हैव टू गो बाय द प्रोफेशनल ओपिनियंस। दिल्ली का बॉर्डर कब अनलॉक होगा, ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। बॉर्डर खोलने और कोरोना से लड़ने को लेकर दिल्ली सरकार का क्या प्लान है, आइए सुनते हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को। हम कोई बहुत बंद रखने के पक्ष में नहीं है, और हमारा स्पष्ट मानना है कि दिल्ली, गाजियाबाद, हरियाणा के जो नेबरिंग सिटीज हैं, ये तो एक एनसीआर का हिस्सा है, और ये इनकी लाइफलाइन आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्रिस क्रॉस होके गुजरती है। तो इनको बॉर्डर्स को कभी भी सील रख के ये शहर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम अपने सारे बेड्स जितने हमने तैयार किए हैं, अगर इसको एकदम से ओपन कर देंगे तो आप मान के चलिए कि पूरे देश से पेशेंट्स दिल्ली आना चाहते हैं, और आए, दिल्ली को गर्व है इस बात पे। लेकिन कोरोना के अलावा जब हम मेडिकल के लिए लोगों को बुलाते हैं तो हमें अच्छा लगता है। आज हम कोरोना की तैयारियों के बीच में लोगों को कहेंगे कि आप आ जाइए किसी भी देश के किसी भी कोने से, तो हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि 2 दिन के अंदर अंदर दिल्ली के सारे बेड्स भर जाएंगे। दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति जो आज दिल्ली में रह रहा है, उसको अगर कोरोना हुआ और उसकी क्रिटिकल कंडीशन हुई तो उसको लेके कहाँ जाएंगे। 2 महीने से लॉकडाउन चला है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मुझे लगता है और भी कुछ, जब ऑफिसर्स बैठ के बात करेंगे तीनों राज्यों के अगर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की जरूरत बात पड़ी तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बैठ के बात करेगी, तो सॉल्यूशन और भी निकलेंगे। और हम तो बिल्कुल इन प्रिंसिपल इस पक्ष में हैं कि मिनिमम कंडीशंस हो, मैक्सिमम आवाजाही हो, और किस तरह से हो वो, ताकि मेडिकल फैसिलिटीज का मैनेजमेंट भी ठीक चलता रहे और लोगों को दिक्कत भी ना हो। इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकल आएगा। दिल्ली हिंसा की अब बात करेंगे, जिसके तार अब निजामुद्दीन मरकज तक पहुंच गए हैं। मौलाना साद के करीबी का कनेक्शन हिंसा के मास्टरमाइंड के साथ निकला है, जो कि अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। दिल्ली के निजामुद्दीन की जिस मरकज से हिंदुस्तान में कोरोना विस्फोट का आगाज हुआ, उस मरकज का कनेक्शन अब दिल्ली हिंसा से भी जुड़ता नजर आ रहा है। हिंसा के तार मरकज के अमीर मौलाना साद तक पहुंच गए हैं। दिल्ली हिंसा की जांच कर रही पुलिस को तबलीगी जमात के मरकज कनेक्शन का पता चला है। दिल्ली पुलिस की ओर से कड़कड़डुमा कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में दावा किया गया है कि हिंसा का एक आरोपी फैजल फारूकी मरकज के चीफ मौलाना साद के बेहद करीबी अब्दुल अलीम के संपर्क में था। दिल्ली पुलिस का दावा है कि फैजल फारूकी ने दिल्ली हिंसा को कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पुलिस को शक है कि मरकज के मौलाना साद के करीबी अब्दुल अलीम ने भी फैजल का साथ दिया था। जांच में पता चला है कि हिंसा के दिन भी मौलाना साद के करीबी अब्दुल अलीम और फैजल के बीच बातचीत हुई थी। अब जांच टीम इस बात की तफ्तीश कर रही है कि क्या दंगाइयों को पैसे बांटने का काम फैजल के जरिए किया गया। अरविंद ओझा के साथ अनुज मिश्रा, दिल्ली आज तक। बात पश्चिम बंगाल की। कोरोना को लेकर दुनिया भर में दहशत है, लेकिन सियासी दल कैसे आपस में टकरा रहे हैं ये भी दिखाई दे रहा है। बंगाल में बीजेपी टीएमसी का संघर्ष जारी है। कल रात हावड़ा में हंगामा हुआ, दोनों दल के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। जबरदस्त हंगामा, धक्का मुक्की, मारपीट, लाठीचार्ज, पूरी रात इसी बवाल में कट गई। दो पक्षों के बीच संघर्ष ने राजनीतिक रंग ले लिया। बीजेपी और टीएमसी समर्थकों ने पूरे इलाके को सिर पर उठा लिया। ऐसा घमासान मचा कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हुड़दंग मचाने वालों को कॉलर पकड़कर हिरासत में लिया गया। देखिए कैसे पुलिस लाठी के बल पर प्रदर्शन करने वालों को खदेड़ रही है। पूरे मामले ने तब तूल पकड़ लिया जब बीजेपी और टीएमसी समर्थक एक साथ थाने के सामने पहुंचकर प्रदर्शन करने लगे। यहां दोनों दल के समर्थकों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। हालात बिगड़ने लगे तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आपसी संघर्ष में दोनों दलों के 4 लोग घायल हुए,
जिसमें 2 की हालत गंभीर है। शांति बनाए रखने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ওরা ছিল 40-50 জন ছিল। আচ্ছা, হঠাৎ করে যখন ওরা লাঠিচার্জ শুরু করে এবং মারার ফলে আমাদের এই আকাশ ছাওয়া এনার মাথা ফেটে যায়। আমি লাঠি দিয়ে মারছিস কেন বলতে গিয়ে আমার মাথায় একটা লাঠি মারে, ফাটেনি। আমার হাত দিয়েছে, আমাদের 4-5 জনকে মেরেছে, বেধড়ক মারধর করেছে। তো মারধর করেছে, আমরা নিশ্চয়ই ওখানে 5-6 জন, ওদের 50 জনের সঙ্গে লড়ার মতো নয়। ওরা চাইছে এলাকায় বিজেপি ছাড়া কিছু হবে না, বারবার বলছে যে যা হবে বিজেপির মাধ্যমেই হবে, নাহলে সব ঠ্যাংম্যাং ভেঙে দেবো, অন্য কোনো পার্টি এখানে চলবে না। बीजेपी और टीएमसी दोनों तरफ से हावड़ा के बाली थाने में शिकायत दर्ज की गई है। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी समर्थक इलाके में शराब पी रहे थे, रोकने पर उन्होंने हमला किया। वहीं बीजेपी का आरोप है कि एक पारिवारिक समस्या को राजनीतिक रंग देकर बीजेपी कार्यकर्ता को निशाना बनाया गया। भीषण संघर्ष के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ी। एक जगह पर सैकड़ों लोग जुटे। एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक द्वंद्व में कार्यकर्ता कोरोना से लड़ने के नियम तक भूल गए। बैद्यनाथ झा, हावड़ा, आज तक। नस्लीय भेदभाव के खिलाफ पूरी दुनिया में आवाज बुलंद हो रही है। हिंसक प्रदर्शनों के बाद अमेरिका के 40 शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया। 9000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया। इस बीच दोषी पुलिस वालों के खिलाफ सख्त धाराएं भी जोड़ी गई हैं। आई कांट ब्रीथ, ये आखिरी शब्द थे जॉर्ज फ्लॉयड के, जिसे अमेरिकी पुलिस के एक गोरे अफसर ने मौत की नींद सुला दिया। ये शब्द अब एक नारे में बदल चुके हैं। नस्ल भेद के खिलाफ दुनिया खड़ी हो चुकी है और ये नारा प्रदर्शनकारियों की सबसे बड़ी उम्मीद और ताकत बन चुका है। अमेरिका तो जल ही रहा है, अब ब्रिटेन, अर्जेंटीना, इजराइल, फ्रांस, जर्मनी और साउथ अफ्रीका तक में नस्ल भेद के खिलाफ आंदोलन शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें लॉस एंजलिस की हैं, जहां सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए और जॉर्ज फ्लॉयड को इंसाफ देने की गुहार लगाई। हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए अमेरिका के करीब 40 शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। करीब 9000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है, जबकि 1000 के करीब गिरफ्तारियां हुई हैं। मिनेसोटा के अटॉर्नी जनरल कीथ एलिसन ने फ्लॉयड मर्डर केस में शामिल रहे पुलिस अफसरों पर नई धाराएं लगाई हैं। डेरेक शोविन के खिलाफ सेकेंड डिग्री मर्डर का केस दर्ज किया गया है, जबकि 3 अन्य पुलिस अफसरों जे.ए. कुयंग, थॉमस लेन और टाउ थाउ के खिलाफ हत्या में मदद करने और हत्या को बढ़ावा देने के चार्ज लगाए गए हैं। Today, arrest warrants were issued for former Minneapolis police officers J.A. King, Thomas Lane, and Tu Tao. Finally, I'd like to announce that today, Hennepin County Attorney Michael Freeman and I filed a complaint that charges police officer King, Lane, and Tao with aiding and abetting murder in the second degree of felony offense. I strongly believe that these developments are in the interest of justice for Mr. Floyd, his family, our community, and our state. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा है कि नस्ल भेद के खिलाफ जिस तरह से देश के लोग खड़े हो गए हैं, उससे साफ है कि अब बदलाव को कोई नहीं रोक सकता। इसी में अमेरिका और दुनिया का हित है। There is a change in mindset that's taking place, a greater recognition that we can do better. And that is not as a consequence of speeches by politicians. That's not the result of, spotlights in news articles. That's a direct result of the activities and organizing and mobilization and engagement of so many young people across the country who put themselves out on the line to make a difference. And so I just have to say thank you to them and for helping to bring about this moment. नस्लीय हिंसा अमेरिका की सबसे बड़ी दुखती रग है, लेकिन फ्लॉयड की पुलिस कस्टडी में निर्मम हत्या ने अमेरिका को एक ऐसे मुकाम पर खड़ा कर दिया है
जहां से बड़े बदलाव की राह भी निकलती है। गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। राजौरी के कालाकोट इलाके में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़, एक आतंकवादी ढेर। कालाकोट में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी, भारी मात्रा में असलहा बरामद। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीजफायर, कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तानी रेंजर्स ने की अंधाधुंध फायरिंग। पाकिस्तान में भारतीय राजनयिक की कार का पीछा कर डराने की कोशिश, घर पर आईएसआई की नजर। लद्दाख के चुशूल में कल भारत चीन के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की होगी वार्ता, मीटिंग की जगह पर सबसे पहले पहुंचा आज तक। झारखंड में भूकंप के झटके, सुबह 6:55 पर जमशेदपुर में आया भूकंप। कर्नाटक के हम्पी में भी आया भूकंप, रिक्टर पैमाने पर 4 आंकी गई तीव्रता। कोरोना काल में यूपी के मुरादाबाद में एक डॉक्टर की सराहनीय पहल, मरीजों को दवा के साथ बांटे तुलसी के पौधे। कालकाजी मंदिर में शुरू हुई मंदिर खोलने की तैयारी, 8 जून को खोला जाएगा धार्मिक स्थल। लखनऊ की मस्जिद में भी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बनाए गए ग्रीन मार्क, वुजू के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने के लिए कुछ टैब को किया गया सील। यूपी के प्रतापगढ़ में हाईवे पर स्कॉर्पियो कंटेनर की टक्कर, 9 लोगों की गई जान। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी के मौके पर बढ़ी स्वर्ण मंदिर की सुरक्षा। पंचकुला में मनसा देवी मंदिर के खुलने की अनोखी तैयारी, दर्शनों की बारी के लिए हो रही है ऑनलाइन बुकिंग। वाराणसी के बाबा विश्वनाथ मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से की जा रही है तैयारी। तिरुपति के मशहूर बालाजी मंदिर में 8 जून से शुरू होंगे दर्शन। दिल्ली के एम्स अस्पताल में 25 साल के युवक ने रेलिंग से फांसी लगाकर की खुदकुशी, आत्महत्या की वजह साफ नहीं। उन्नाव के आरसी वाजपेयी स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना की जांच के नाम पर लूट, मरीजों से 50 से 100 रुपए की जबरन वसूली। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में नर्सेस का प्रदर्शन, वीकली ऑफ नहीं मिलने से नाराज। जमशेदपुर में 21 छात्रों और प्रवासी मजदूरों ने कोरोना से जीती जंग, स्वस्थ होकर घर लौटे। हैदराबाद में कोरोना से बचाने के लिए आयुष काढ़ा बनाया गया, जीनोम लैब्स ने किया विकसित। अमेरिका में आमने सामने प्रदर्शनकारी, पुलिस ने किया आंसू गैस का इस्तेमाल। पुलिस कस्टडी में श्वेत नागरिक की मौत के बाद नहीं थम रहा हिंसक प्रदर्शन, लॉस एंजलिस में सैकड़ों लोग सड़क पर उतरे। हिंसा भड़कने के बाद अमेरिका के 40 शहरों में कर्फ्यू, 9000 से ज्यादा लोग हिरासत में। अर्जेंटीना और जर्मनी में भी लोग सड़क पर उतरे, जॉर्ज फ्लॉयड को इंसाफ देने की मांग। दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस में हजारों लोगों ने नस्ल भेद के खिलाफ किया प्रदर्शन, अमेरिकी पुलिस के खिलाफ गुस्से के नारे। और कहावत यह है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। हमने जब दिल्ली में पाकिस्तान के 2 जासूसों को दबोचा तो इस्लामाबाद में हमारे एक राजनयिक को डराने की कोशिश की गई। आईएसआई एजेंट ने राजनयिक का पीछा किया, उनकी जासूसी की, लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान भूल गया कि भारत ऐसी हरकतों से हताश होने वाला देश नहीं है। इस्लामाबाद की सड़क पर खुल्लम खुल्ला शैतानी, भारतीय डिप्लोमेट को डराने का षड्यंत्र, राजनयिक की कार के पीछे आईएसआई का एजेंट। इस्लामाबाद से आए ये वीडियो बताता है कि पाकिस्तान सुधर ही नहीं सकता। कोरोना से जंग के दौर में भी पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ साजिश की फाइल खोल रखी है। इस पूरी तस्वीर को पहले बहुत गौर से देखते चलिए। पाकिस्तान में भारत के राजनयिक गौरव आहलूवालिया की कार है ये। इसके भीतर गौरव आहलूवालिया हैं।
उनके कार के ठीक बगल में ये बाइक वाला आदमी चल रहा है। ये आदमी पाकिस्तान में आतंकियों को शह देने वाली उनकी खुफिया एजेंसी ISI का एजेंट है। ये आदमी गौरव आहलूवालिया का पीछा करके उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तस्वीर भी देखिए। इस वीडियो में एक सफेद कार दिख रही है, साथ में बाइक के साथ एक आदमी। ये दोनों गौरव आहलूवालिया के घर के बाहर खड़े हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि पाकिस्तान अपनी खुफिया एजेंसी के जरिए खौफ पैदा करने में लगा है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अक्सर हरकतें करता है जो जिनीवा कन्वेंशन के बिल्कुल विरुद्ध है। उन्होंने हाल ही में हिंदुस्तान का चार्ज फेज गौरव आहलूवालिया की कार को चेज किया और उसको हरास किया, और उसके घर के बाहर उन्हें मोटरसाइकिल और कारें तैनात कर दी हैं कि जब भी वो बाहर निकलें उनको हरास किया जाए और उनको चेज किया जाए। ऐसी हरकतें कोई भी देश दुनिया में एक्सेप्ट नहीं करेगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बड़ा स्ट्रांगली इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। पाकिस्तान बार बार ये भूल जाता है कि भारत की फितरत पलटवार करने वाले मुल्क की है। आपको इन दो चेहरों के बारे में बता चुके हैं। ये पाकिस्तानी दूतावास में काम करने वाले दो जासूस हैं जिन्हें दिल्ली पुलिस ने दबोचा। जब पाकिस्तान की कलई खुल गई तो वो खिसियाहट पे उतर आए। भारतीय राजनयिक को धमकाने का प्लान उसी खींच का नतीजा है। जाहिर है पाकिस्तान बदला लेने के चक्कर में बचकाना हरकत कर रहा है। उसे लगता है कि ऐसी हरकतें करके वो राजनयिकों पर दबाव बना सकता है, मगर उसका सच सामने आ गया है। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। जब पूरी दुनिया कोरोना को मात देने का रास्ता तलाश रही है, उस वक्त भी पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिश का जाल बिछाने में लगा हुआ है। दिल्ली में गिरफ्तार पाकिस्तान के दो जासूसों से पता चला है कि दोनों ने रेलवे के दो कर्मचारियों को फंदे में लेने की कोशिश की, उनसे सेना से जुड़ी जानकारियां लेने की कोशिश की। पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश। पाकिस्तान के टारगेट पर हिंदुस्तानी सेना, सेना के मूवमेंट पर पाकिस्तान की खुफिया नजर। दो जासूसों की गिरफ्तारी में बड़ा खुलासा। जासूस नंबर 1 आबिद हुसैन, जासूस नंबर 2 मोहम्मद ताहिर खान। ये वो दो पाकिस्तानी जासूस हैं जो अब हिंदुस्तान की गिरफ्त में हैं। इन्होंने चोला तो पाकिस्तानी उच्चायोग में काम करने वाले कर्मचारियों का पहन रखा था, लेकिन इनका काम था जासूसी करना। इन पर ISI की सरपरस्ती थी और ये भारत के खिलाफ साजिश में लगे थे। और वो साजिश थी हिंदुस्तानी सेना के मूवमेंट के बारे में खुफिया जानकारी हासिल करने की। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने दोनों जासूसों से कई राज उगलवाए। दोनों ने रेलवे के कर्मचारी को जाल में फंसाने की कोशिश की। रेलवे कर्मचारी से सेना के मूवमेंट के बारे में अहम जानकारी हासिल करने की कोशिश की। आज तक को पाकिस्तानी जासूसों की साजिश की पूरी डिटेल मिल गई है। दोनों ने रेलवे कर्मचारी से क्या क्या पूछा, उस बातचीत की फहरिस्त भी मिल गई है। ISI एजेंट आबिद और ताहिर रेलवे कर्मचारी से बड़ौदा हाउस के बाहर मिले थे। जासूस जानना चाहते थे कि हिंदुस्तानी सेना रेलवे से कैसे सफर करती है, आर्मी के जवान किस बोगी में सफर करते हैं, आर्मी पर्सनल ट्रेन की मूवमेंट कब और कैसे होती है, भारतीय रेलवे में नौकरी हासिल करने का तरीका क्या है। इन दो जासूसों ने रेलवे कर्मचारियों को जबरदस्त झांसा दिया, तमाम तरह के प्रलोभन दिए, लेकिन रेलवे कर्मचारी का ईमान पक्का था। उसे शक हुआ और उसने कोई भी जानकारी इन जासूसों को नहीं दी। पाकिस्तान में बैठे ISI के आकाओं ने दिल्ली में मौजूद आबिद और ताहिर को टास्क दिया था कि वो इंडियन आर्मी और इंडियन रेलवे की इंफॉर्मेशन निकाले। इसी के तहत रेलवे के इन दो कर्मचारियों से आबिद और ताहिर ने इंडियन रेलवे की इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की थी, लेकिन रेलवे के दोनों कर्मचारियों को वो संदिग्ध निकले। इसके बाद उन दोनों ने कोई भी इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया था। रेलवे कर्मचारी ने ISI की साजिश को नाकाम कर दिया, लेकिन सेना का एक हवलदार इन जासूसों के बरगलाने में आ गया। खबर है कि पाकिस्तानी एजेंटों ने सेना के एक हवलदार को अपने जाल में फंसा लिया था, जो ट्रांसपोर्ट सेक्शन में डाक ड्यूटी करता था।
दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने हवलदार से पूछताछ की परमिशन मांगी तो सेना की तरफ से बताया गया कि हवलदार का कोर्ट मार्शल कर दिया गया है। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। तो पाकिस्तान को कोरोना संकट में भी साजिश का मौका दिख रहा है। उसने आतंकी साजिशें बढ़ा दी हैं, लेकिन सुरक्षा बलों ने भी आतंकियों का सफाया करने की ठान ली। सुरक्षा बलों ने बीते 4 दिन में 6 आतंकवादियों को मार गिराया और भारी मात्रा में हथियार विस्फोटक बरामद किए। संदेश साफ है, ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। कोई भी बाहर न निकले क्योंकि एनकाउंटर चल रहा है। जून की शुरुआत होते ही आतंकियों को जहन्नुम में भेजने का काम शुरू हो गया। सुरक्षा बलों ने एक के बाद एक आतंकियों को निपटाने का काम शुरू कर दिया है। बीते 5 दिनों में 6 आतंकियों का काम तमाम कर दिया गया। कल 4 जून को राजौरी में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। वहीं एक दिन पहले 3 जून को पुलवामा में जैश के आईईडी एक्सपर्ट समेत 3 आतंकी मार गिराए गए। वहीं त्राल में 2 जून को 2 आतंकी ढेर किए गए। राजौरी के मेहारी कालाकोट इलाके में सुरक्षा बलों को इनपुट मिली थी कि कुछ आतंकी इलाके में घुस आए हैं। उसके बाद जवानों ने कल शाम इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया। जवान अलग अलग टुकड़ी में बंट गए और आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। दोनों तरफ से काफी देर तक गोलीबारी होती रही, जिसके बाद जवानों ने एक आतंकी को मार गिराया। आतंकी के पास से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद हुए। कोई भी बाहर न निकले क्योंकि एनकाउंटर चल रहा है। और 3 जून को पुलवामा में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। जवानों ने आतंकियों से हथियार डालने की बात कही थी, लेकिन आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसके बाद एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। सुरक्षा बलों को पहले से ही इन मिलिटेंट्स के इस इलाके में होने की खबर थी, तभी एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था और सर्च ऑपरेशन के दौरान ही ये फायरिंग शुरू हुई और इस एनकाउंटर में 3 लोग अब तक मारे गए हैं। मारे गए आतंकियों में अब्दुल रहमान इलियास उर्फ फौजी बाबा भी शामिल है। सेना के मुताबिक इसका खात्मा बहुत बड़ी कामयाबी है। रियाज नाइकू के मारे जाने के बाद ये अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है। इससे पहले 2 जून को त्राल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। घंटों तक चले इस एनकाउंटर में जवानों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। दरअसल सेना ने ठान लिया है कि आतंकियों की कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे और इसीलिए हर दिन चुन चुन कर आतंकियों को उनके ठिकाने तक पहुंचाया जा रहा है। शुजाउल हक और सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। लद्दाख में सीमा विवाद के बहाने घुस आए चीन को निकालने के लिए भारत ने इस नीति के तहत एक साथ कई कदम उठाए हैं। सैन्य मोर्चे पर चीन को जवाब देने की तैयारी के बीच सामरिक समझौते हुए, वहीं चीन की कूटनीतिक घेराबंदी के साथ ही चीन के सख्त लहजे में बातचीत होने वाली है। चीन को लद्दाख में पीछे हटना ही होगा। इंडो पैसिफिक क्षेत्र और विश्व के लिए भी आवश्यक है। लद्दाख में हिमाकत करने वाले चीन के खिलाफ भारत ने जबरदस्त चक्रव्यूह रच दिया है। एक ऐसा चक्रव्यूह जिसके दम पर भारत चीन को पीछे ढकेलने की तैयारी कर चुका है। चीन के खिलाफ रचे गए चक्रव्यूह की सबसे मजबूत कड़ी है भारत की ओर से बढ़ाई जा रही सैन्य तैनाती। वहीं ऑस्ट्रेलिया के साथ सामरिक समझौते पर दस्तखत कर दूसरी घेराबंदी तैयार हो गई है। तीसरा घेरा कूटनीति का कस रहा है, जिसमें अमेरिका खुलकर भारत के साथ खड़ा है। और चौथा घेरा इन सब के दम पर 2 टूक बातचीत का है, जो 6 जून के लिए भारत ने अभी से तैयार कर रखा है। सैन्य तैनाती के तहत करगिल युद्ध का गेम चेंजर बोफोर्स तोप चीन के खिलाफ गरजने को तैयार है।
इन तोपों की मार से ही करगिल में पाकिस्तानी खेमे में खलबली मच गई थी। इनके प्रहार से ही पाकिस्तानी फौज भाग खड़ी हुई थी। अब आक्रामक रुख अख्तियार कर चुके चीन से निपटने के लिए एक बार फिर इन तोपों को तैनात किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना ने लद्दाख में एलएसी पर 60 बोफोर्स तोपों को फॉरवर्ड पोजीशन पर भेज दिया है। पहली बार बोफोर्स तोपों को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के फॉरवर्ड इलाकों में रवाना किया जा रहा है। आज तक को मिली जानकारी के अनुसार ऐसी 60 तोपें हैं जिनको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात किया जाना है और पिछले 2 दिनों से उन्हें लेह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इलाकों में पहुंचाया जा रहा है। बोफोर्स तोपों की तैनाती की बड़ी वजह यह है कि ये दुनिया की सबसे घातक तोपों में से एक है। हल्के वजन की वजह से इनकी तैनाती कहीं भी की जा सकती है। 1 मिनट में 10 गोले दागने की क्षमता दुश्मन के खेमे में तबाही मचा देती है। लद्दाख में जहां खड़ी पहाड़ियां हैं, वहां 70 डिग्री के कोण से गोले दागने वाली तोप बेहद कारगर साबित होती है। इसकी मार करने की रेंज 27 किलोमीटर की है, जो लद्दाख के उस पार बने चीनी कैंपों को निशाना बना सकती है। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। इसके तहत दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में 3 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई जा रही है। 2 दिनों से युद्ध स्तर पर इस पर काम चल रहा है। यहां किसी भी इमरजेंसी में फाइटर जेट को उतारा जा सकता है। इसके साथ ही नियंत्रण रेखा के करीब सर्दियों में सड़क पुल बनाने का जो काम बंद हो गया था, उसे भारत ने तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया है। चीन को एलएसी के करीब निर्माण पर आपत्ति थी, लेकिन भारत ने तो टूक कह दिया है कि वो इसे और तेजी से बढ़ाएगा। हमारा जो बॉर्डर के ऊपर बनाने लगे हैं हिंदुस्तानी, तो अब चाइना को खतरा है, क्योंकि उनको लगता है, क्योंकि चाइना डिसएडवांटेजेस पोजीशन में है, उनको खतरा लगता है कि भाई अगर ये बॉर्डर में बन गया सारा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हिंदुस्तान अपनी फौज वगैरह अच्छी तरह वहां मूव कर सकता है। तो इसीलिए चाइना ये ऑब्जेक्शंस करता रहता है। भारत के कड़े कदम के बाद चीन गलवा घाटी में पीछे हटने पर मजबूर हुआ है। हालांकि पेंगोंग झील के इलाके में भारत चीन आमने सामने है, लेकिन भारत ने ठान लिया है कि वो चीन को पीछे ढकेल कर ही मानेगा। भारत ने चीन को इस बात साफ कह दिया है कि हम अपनी भूमि का एक भी हिस्सा, 1 इंच हिस्सा भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए चीन को वापस जो एलएसी है उसके पार जाना पड़ेगा और उसकी पहली पोजीशंस के पास उसको जाना पड़ेगा। चीन को यह बात माननी पड़ेगी। सैन्य तैयारी बढ़ाने के साथ ही भारत ने बातचीत का रास्ता खुला रखा है। 6 जून को भारत चीन के बीच लेफ्टिनेंट स्तर की बातचीत होने वाली है। भारत दो टूक कहने वाला है कि चीन को 2 मई से पहले की स्थिति में लौटना होगा। इसके सिवाय इस तनातनी को कम करने का कोई रास्ता नहीं है। शुजाउल हक के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। चीन के खिलाफ भारत के चक्रव्यूह का दूसरा घेरा पुख्ता हो गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा सामरिक समझौता किया जिससे हिंद प्रशांत में चीन को कड़ी टक्कर मिलेगी। अब भारत और ऑस्ट्रेलिया इस महासागर में एक दूसरे के सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल कर सकेंगे। कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। कुछ ऐसा ही इस मामले में भी है। ऑस्ट्रेलिया से चीन के रिश्ते बेहद खराब दौर में हैं। वहीं भारत के साथ चीन लद्दाख में लड़ने भिड़ने पर उतारू है। इस बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया ने हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को नाकाम करने के लिए एक दूसरे के सैन्य अड्डों के इस्तेमाल का एक बेहद अहम समझौता किया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पहली शिखर बैठक हुई। इसमें दोनों नेताओं ने इशारों में चीन को सख्त संदेश दिया। भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने संबंधों को व्यापक तौर पर और तेज गति से बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह न सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र और विश्व के लिए भी आवश्यक है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने साफ कर दिया कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की दबंगई नहीं चलेगी।
इसमें भारत की भूमिका आने वाले वर्षों में अहम रहने वाली है। In the Indo-Pacific, we are committed to an open, inclusive, prosperous Indo-Pacific, and India's role in that region, our region, will be critical in the years ahead. जहां तक हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात है, तो चीन के बहुत तेजी से बढ़ते कदमों को रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया और भारत एक साथ आए हैं। अहम सैन्य समझौते के तहत भारत और ऑस्ट्रेलिया के जंगी जहाज और फाइटर जेट एक दूसरे के सैन्य अड्डों का इस्तेमाल कर सकेंगे। साथ ही ये जहाज जरूरत पड़ने पर ईंधन भी ले सकेंगे। भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मौजूद अपने नौसैनिक अड्डे का इस्तेमाल करने की सुविधा ऑस्ट्रेलिया को देगा। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया के पास स्थित अपने कोकोस द्वीप समूह पर स्थित नेवल बेस को भारत के लिए खोल देगा। इससे दोनों देशों की नौसेना हिंद महासागर में मलक्का स्ट्रेट और आसपास के इलाके पर कड़ी नजर रख सकेगी। दरअसल हिंद प्रशांत के इस क्षेत्र में चीन अपना दबदबा कायम करना चाहता है। समुद्री लुटेरों पर कार्रवाई के नाम पर उसने इन इलाकों में अपने युद्धपोत उतार दिए हैं। इनमें मिसाइल से लैस डेस्ट्रॉयर तैयार और फ्रिगेट जिंगझोउ शामिल हैं। ये 690 चीनी सैनिकों के टास्क फोर्स का हिस्सा है। इसमें 2 दर्जन हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। चीन का बहाना यह है कि वो इस रास्ते होने वाले अपने व्यापार की सुरक्षा करना चाहता है। इसी रास्ते चीन का बहुत सारा सामान अफ्रीका और एशिया के देशों में जाता है। कुल मिलाकर चीन का 60% कारोबार इसी रास्ते होता है। हालांकि ताइवान, जापान और दक्षिण कोरिया के जहाज भी यहीं से गुजरते हैं। लेकिन चीन इस पूरे इलाके पर अपना दबदबा कायम करना चाहता है। यही वजह है कि जब भारत ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल का समझौता कर चुके हैं, तब चीन भी पीछे नहीं है। वो ऑस्ट्रेलिया के बेहद पास सोलोमन आइलैंड में अपनी पैठ बढ़ा रहा है। उसने कोरोना से लड़ने के नाम पर सोलोमन आइलैंड की आर्थिक मदद का वादा भी किया है। दूसरी तरफ उसने पापुआ न्यू गिनी पर भी डोरे डाले हैं। यहाँ भी उसका इरादा अपना सैन्य ठिकाना बनाने का है। चीन की बेचैनी दरअसल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने जा रही द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास से भी बढ़ गई है। इसे ओस इंडेक्स का नाम दिया गया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच इस समय तनातनी है। हाल ही में जब यूरोपीय यूनियन ने WHO की बैठक में चीन के खिलाफ प्रस्ताव रखा, तो ऑस्ट्रेलिया ने उसका समर्थन किया। इससे चीन इतना नाराज हुआ कि उसने ऑस्ट्रेलिया को अमेरिकन डॉग कह दिया। यही नहीं, उसने ऑस्ट्रेलिया से होने वाले आयात पर भी भारी शुल्क लगा दिया। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया को सामरिक और आर्थिक पार्टनर की जरूरत थी। इस वजह से भारत और ऑस्ट्रेलिया की जरूरतें एक जैसी थीं। लिहाजा दोनों के बीच कई अहम समझौते हुए हैं। गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।